नमस्कार, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान की खबर के साथ। पाकिस्तान के तेवर इन दिनों जरूरत से ज्यादा ही तल्ख नजर आ रहे हैं। जहां सीमा पर लगातार फायरिंग की घटनाओं के बाद रविवार को भारतीय सैनिकों का सामना आतंकियों से भी हो गया। जम्मू के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच लंबी मुठभेड़ चली, जिसमें 4 आतंकी ढेर हुए तो हमारे 2 जवानों को भी शहादत देनी पड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाक ऐसी बेशर्मी का जवाब आखिर चाहता किस तरह से है। पाकिस्तान की बेशर्मी इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। दक्षिण एशिया में शांति की दुहाई देने वाले पाकिस्तान की करतूतों के दाग सीमा पर रिहायशी इलाकों में देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान की सेना की मदद से खोदी गई एक सुरंग का पता शनिवार को चल चुका था और रविवार तक साफ हो गया कि सुरंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा था। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की है, जहां मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर हो गए, जबकि इस एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर कुपवाड़ा की नियंत्रण रेखा के नजदीक काला रूस के पास हुआ। सेना के प्रवक्ता के मुताबिक अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि आतंकी किस गुट से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन इनका नियंत्रण रेखा पर मौजूद होना साफ बता रहा है कि इनका राब्ता पाकिस्तानी सेना से जरूर है। वैसे भी पिछले कई दिनों से पाकिस्तानी सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग रात होते ही शुरू हो जाती है। सीमा पर मौजूद नागरिकों को भी पाकिस्तानी फौज अपना निशाना बना रही है। अंधेरे में निर्दोषों पर गोलीबारी और फायरिंग करके पाकिस्तानी फौज अपना सबसे घिनौना चेहरा दिखा रही है। सुबह हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी अभी भी जारी है। अभी कुछ सेकंड पहले जो है पाकिस्तान की तरफ से गोला अभी दागा गया है और लोग जो हैं फिर भाग के इन्हीं बंकरों में, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वो इन बंकरों से निकले थे, आज फिर इन बंकरों में पहुंच गए हैं। हर रोज की फायरिंग और सीज फायर उल्लंघन को लेकर पीएम और गृह मंत्री के बीच बातचीत हुई। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों को साफ आदेश दे दिया है कि पाक को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि पाकिस्तान की गुस्ताखियां सीमा पर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी हैं। There have been a series of provocations in the last few days, but our armed forces there at the LOC and the BSF at the international border are fully protecting both our territory and our people. Whatever response is required to these provocations by Pakistan is adequately taken by them. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक ओर डिप्लोमेसी की बात करते हैं, रिश्ते सुधारने की पहाड़ी पढ़ते हैं, और दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज बुलेट और गोलों के खेल खेलती है। पहले फौज हमारी सीमा पर गोलियां बरसाती है और फिर आतंकी भी वहां पहुंच जाते हैं। मामला साफ है, फौजों की गोलियों की आड़ में घुसपैठ की साजिश चल रही थी। ये हालात 1999 के उस दौर की याद दिला रहे हैं जब करगिल में घुसपैठ का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उसका अंत जंग पर जाकर हुआ। तो क्या एक बार फिर पाकिस्तान वही कहानी दोहराना चाहता है? क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास भी कहने के लिए कुछ है नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वही देश की सियासत भी पाकिस्तान के मसले पर गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का कहना है कि नई सरकार की कोई नीति नहीं है, जबकि एनसीपी नेता तारिक अनवर का कहना है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए और पूरा दबाव रखना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि मुंह तोड़ या मुंह छोड़ जवाब दिया जा रहा है। सवाल ये है कि अतिक्रमण हो क्यों रहा है, और उसका सीधा सीधा कारण ये है कि इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति नहीं है। इससे एक साफ संदेश जो पाकिस्तान की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसको गया है कि इस सरकार की पाकिस्तान के प्रति कोई नीति नहीं है। 1000 कट्स के साथ भारत का खून बहाता रहेगा, उस सारी षड्यंत्र को, उस परियोजना को उन्होंने और तेज कर दिया। मेरा ख्याल है कि बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए और पाकिस्तान पर पूरा दबाव बनाना चाहिए कि एक तरफ तो बातचीत का सिलसिला और शुरुआत करने की बात कही जाती है पाकिस्तान के द्वारा, और दूसरी तरफ इस तरह ऐसे उल्लंघन लगातार जारी हो रहा है। तो ये मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है और भारत सरकार को
पाकिस्तान को सख्ती के साथ ये कहना चाहिए कि अगर इस तरह की हरकत बंद नहीं होगी तो आने वाले दिनों में दोनों देशों के संबंध और बिगड़ सकते हैं। और पाकिस्तान सीधे युद्ध में मात खाने के बाद प्रॉक्सी वॉर को ही युद्ध समझने लगा है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि 2013 में पाकिस्तान ने 149 बार युद्ध विराम तोड़ा और इस साल 60 बार से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन हो चुका है। सबसे खास बात यह है कि पीएम मोदी के पद संभालने के बाद अब इन घटनाओं में अचानक तेजी आ गई है। पाकिस्तान कहने को पड़ोसी लेकिन हरकत कायरों जैसी। प्रॉक्सी वॉर और सीज फायर की लगातार सामने आ रही घटनाएं इस बात की साफ तस्दीक कर रही हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार बता देते हैं हाल के दिनों में कितनी बार और कब कब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नापाक हरकत दिखाई है। पिछले साल यानी 2013 में पाकिस्तान ने 149 बार सीज फायर तोड़ा, जिसमें भारत के 12 जांबाज जवान शहीद हुए और 41 जवान जख्मी हुए। वहीं इस साल तो पाकिस्तान ने हद कर दी है। 17 अगस्त तक पाकिस्तान ने 60 बार सीज फायर तोड़ा। 26 मई को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद से पाक ने करीब 22 बार सीमा पर फायरिंग की है, जिसमें 26 मई की शपथ ग्रहण की तारीख भी शामिल है। वहीं इससे पहले 13 जून को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। साथ ही उसी महीने 27 जून को भीमबेर गली सेक्टर में पाक की ओर से आईईडी ब्लास्ट किया गया। जुलाई में भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। 1 जुलाई को मेढर के पास पाक सैनिकों ने गोलियां चलाई। वहीं 12 जुलाई को अरनिया और 17 जुलाई को आरएसपुरा तहसील में पाकिस्तान से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, जबकि 18 से 21 जुलाई को पाकिस्तान से हुई फायरिंग में भारत के 2 जवान घायल हुए। 22 जुलाई को अखनूर में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हो गया। ठीक 3 दिन बाद यानी 25 जुलाई को पाकिस्तान ने फिर मेढर में फायरिंग की। इतने पर भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों का सिलसिला थमा नहीं। अगस्त महीने की शुरुआत में 5 अगस्त को पुंछ के शेर शक्ति पोस्ट और फिर 8 अगस्त को मेढर में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, जबकि 10 और 11 अगस्त को 2 दिनों की लगातार फायरिंग में बीएसएफ के कुल 10 जवान घायल हुए। इन कारस्तानियों से साफ जाहिर होता है पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के सहारे कायरता का परिचय दे रहा है, लेकिन सीमा पर लगातार बिगड़ते हालात से इतना तो साफ है कि बुलेट की आवाजों के बीच दोनों मुल्कों के बीच रिश्ते सुधरने की गुंजाइश कम होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और पाकिस्तान को कई बार हिदायतें दी गई हैं, लेकिन उसकी हिमाकतें बढ़ती ही जा रही है। उसके अपने देश में राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है और अस्थिरता बनी हुई है। पीएम अपनी कुर्सी बचाने की जुगत खोज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी फौज सीमा पर जो कुछ भी कर रही है उसका सीधा सरोकार भारत की सुरक्षा से है। ऐसे में भारत को पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला रहा है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के अंतिम छोर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं को लेकर फटकार लगाई थी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान को डांट फटकार की भाषा समझ में नहीं आती। एक ओर तो वो खुद को शांति का मसीहा बताता है, तो दूसरी ओर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सफेद झूठ बोलता है। डेफिनेटली हमारी साइट के मुताबिक पिछले जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 57 दफा 57 टाइम्स वायलेशन हुई है भारत की साइड से। सो ये तो देखें है सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं और हमने 10 दिन पहले डिमांड भी किया था इंडियन गवर्नमेंट को इन इस्लामाबाद कि जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग है ये इसको खत्म होना चाहिए। सो वी होप दैट दिस विल कम टू एन एंड। झूठे आरोप गढ़ने वाला पाकिस्तान न किसी डिप्लोमेसी को समझता है और न ही सीधी बात उसे समझ में आती है। हमेशा से दोहरी चाल चलने वाले पाकिस्तान ने इन दिनों तो सीमा पर तबाही सी मचा रखी है। रात होते ही मासूम निर्दोष गांव वालों पर
बमबारी और गोलीबारी तेज हो जाती है। रात को सोने के बजाय वो अपनी जान बचाते फिरते हैं। 2003 में संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान की ये सबसे नापाक हरकत है, वो भी तब जब उसके खुद के घर में दंगल मचा हुआ है। अपने घर की आग बुझाने में नाकाम पाकिस्तान पड़ोसी देश में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। प्रॉक्सी वॉर के जरिए भारत को परेशान करने वाला पाकिस्तान क्या वाकई जंग के मैदान में जवाब चाहता है, या फिर इसके पीछे करगिल युद्ध जैसी उसकी कोई बड़ी सोची समझी चाल काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान भारत की सरजमी पर अपनी कायराना हरकत का सबूत दे रहा है, लेकिन अपने घर में मचे ड्रामे का इलाज उसके पास नहीं है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने पाकिस्तान में हाई वोल्टेज ड्रामे की गिरती पॉपुलैरिटी के बीच कुछ ऐसा सनसनीखेज कह डाला कि जिसे सुनकर हर कोई हंस पड़ेगा। जहां 62 साल के इमरान ने कहा कि वो अपने नए पाकिस्तान का सपना पूरा होने के बाद निकाह करेंगे। वो यहां तहरीक इंसाफ पार्टी की अध्यक्षता कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बीती रात अपने हजारों समर्थकों से ये बात कही, वो भी तब जब ये सभी संसद के सामने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इमरान खान ने 1995 में जमीमा गोल्डस्मिथ से शादी की थी, लेकिन दोनों का 2004 में तलाक हो गया था और इन दोनों के 2 बेटे सुलेमान और कासिम हैं, जो ब्रिटेन में अपनी मां के साथ रहते हैं। सियासी मोर्चे पर जबरदस्त बॉलिंग के बाद इमरान का ये बचकाना बयान उनकी गंभीरता पर सवालिया निशान लगाने वाला है। पाकिस्तान से आगे बढ़े और बात इराक की करते हैं। इराक में इस्लामिक स्टेट के एक संदिग्ध ब्रिटिश चरमपंथी द्वारा एक अमेरिकी पत्रकार का सर कलम करने के बाद ब्रिटेन इस्लामी चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए एक सख्त कानून बनाने की योजना बना रहा है। गृह मंत्री थेरेसा मे ने कानून में बदलाव का उल्लेख किया और जिनके मुताबिक विदेशों में चरमपंथी गतिविधियों में शामिल ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीन ली जाएगी। थेरेसा ने समाचार पत्र डेली टेलीग्राफ के लिखे एक आर्टिकल में कहा कि हम इस संघर्ष में कई साल तक लगे रहेंगे। हमें खुद को सभी कानूनी शक्तियां देनी पड़ेंगी ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें। नए कदम का मकसद कट्टरपंथी इस्लामीवादियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना है। और अब आपको दिखाते हैं वो ब्रिटिश आतंकियों की जमात जिसने ब्रिटिश सरकार के होश फाख्ता कर रखे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस ने विदेशी मुल्क के लोगों में सबसे ज्यादा ब्रिटिशर्स को अपने साथ मिलाया है। ब्रिटिश मुल्क के ये लड़ाके आईएसआईएस के फ्रंट लाइन के आतंकी हैं। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली को आईएसआईएस के ब्रिटिश लड़ाके ने मौत के घाट उतारा। शौकिये नहीं, अमेरिका को हिला देने वाले, दुनिया को सन्न कर देने वाले इस खौफनाक काम को अंजाम पहुंचाया आईएसआईएस ब्रिटिश लड़ाके ने। आईएसआईएस जितना खतरनाक है उतना ही शातिर भी। जिहाद के नाम पर आईएसआईएस ने पश्चिमी ताकतों से भिड़ने के लिए पश्चिम में ही पले बढ़े लोगों को अपने साथ मिला लिया है। खासकर ब्रिटिश रिक्रूट आईएसआईएस के मंसूबों के सबसे बड़े पैरोकार बन गए हैं। अनुमान के मुताबिक आईएसआईएस के ब्रिटिश लड़ाके करीब 2000 की तादाद में हैं, जिनमें अकेले 500 ब्रिटिश मुस्लिम हैं और इनमें से तकरीबन आधे इस्तांबुल के रास्ते वापस इराक से यूके में पहुंच गए हैं। कट्टरपंथी ब्रिटिश मुस्लिमों के बीच आईएसआईएस किस तरह अपना जाल बिछा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि ब्रिटिश सेना में ब्रिटिश मुस्लिमों की तादाद आईएसआईएस के साथ लड़ रहे ब्रिटिश मुस्लिमों के मुकाबले आधी है। आईएसआईएस के चंगुल में फंसे ये कट्टरपंथी ब्रिटिश लड़ाके यूके के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगता है कि ऐसे संदिग्धों के सिर्फ 23 पासपोर्ट अब तक जब्त किए जा सके हैं। अमेरिकी पत्रकार जेम्स फॉली को मौत की घाट उतारने वाले जेम्स के अलावा अबू अब्दुल्ला अल ब्रतानी, मोहम्मद हमीदुर रहमान, मशहूदुर चौधरी और इफ्तिखार जमा
ISIS के वो ब्रिटिश लड़ाके हैं जिन्होंने दुनिया के होश उड़ा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ISIS की अंग्रेज फैक्ट्री कही जाने वाली इस खूंखार लेडी आतंकवादी का नाम है खदीजा डार। आपको बताएंगे हम, खदीजा रोज AK-47 से आतंक की प्रैक्टिस करती है। और कौन है खदीजा डार, आखिर कैसे वो दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इंसान जब इंसानियत खत्म करने पर आमादा हो जाए तो वो इंसान नहीं रह जाता, आतंकवादी बन जाता है, फिर चाहे वो महिला हो या कोई पुरुष। आज हम आपको वो कड़वा सच बताने जा रहे हैं जो एक परेशान करने वाली खबर है। खदीजा डार नाम की ये महिला आतंक की डरावनी तस्वीर का एक और उदाहरण है। 22 साल की उम्र में इस महिला का मकसद अपना परिवार चलाना नहीं बल्कि मौत बांटना है। ब्रिटिश मूल की ये महिला साल 2012 में अपने स्वीडिश पति के साथ सीरिया गई, जो खुद ISIS का एक आतंकवादी है। और अब इस महिला की ख्वाहिश है कि ये सीरिया में एक बंधक का सिर काट कर गला रेतने वाली पहली महिला आतंकवादी बन सके। खदीजा जैसी कई और महिलाएं सीरिया में हैं जो आतंकी बन चुकी हैं। खदीजा रोज अपने AK-47 से प्रैक्टिस करती है। इन महिलाओं के पति जब सुबह लड़ाई पर चले जाते हैं तब ये अपने बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जाती हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये महिलाएं कार चलाकर शॉपिंग के लिए जा रही हैं। शॉपिंग के दौरान बाकायदा इनके कंधों पर AK-47 टंगी रहती है। आतंकी ये वो सच्चाई है जिससे दुनिया सहम गई है। डर इस बात का है कि मौत का जो खेल ISIS के आतंकवादी सीरिया और इराक में खेल रहे हैं, कहीं उसका साइड इफेक्ट ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों पर न पड़े, क्योंकि ISIS के आतंकवादी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो अमेरिका को खून के आंसू रुलाएंगे। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि ISIS के ब्रिटिश आतंकी ब्रिटेन में खुले घूम रहे हैं। ऐसे में आतंक की एक बड़ी वारदात की अनहोनी से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इराक के उत्तरी शहर किरकुक में हुए 3 भीषण बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। और कुर्दिश फाइटिंग यूनिट्स के साथ जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बम विस्फोट में दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। विस्फोट काफी भीषण था, जिसकी वजह से आसपास की इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। नागरिकों और इमरजेंसी क्रूज की मदद से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और अब आपको लिए चलते हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, जहां की ला बोका में चल रहा है वर्ल्ड टैंगो फेस्टिवल। जी हां, ये वही खूबसूरत डांस फॉर्म है जिसके हम आप सभी दीवाने हैं। जरा नजरें इनायत करिए। एक सेंसुअल डांस फॉर्म, जिसकी हर अदा रूमानी है, हर मूव मदहोश कर देने वाला है। और इस डांस को करने वाले डांसर्स किस दुनिया में खो जाते हैं, वो देखने वाले भी महसूस कर सकते हैं। अर्जेंटीना के लो प्रोफाइल तबके से शुरू हुआ टैंगो डांस फॉर्म अब बॉलरूम डांस फॉर्म बन चुका है। और हर साल ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया जाता है वर्ल्ड टैंगो फेस्टिवल। ला बोका में इस फेस्ट के आयोजन की वजह यह है कि इसी जगह पर टैंगो डांस का बर्थ प्लेस है।
फेस्टिवल के दौरान कई हफ्ते तक टैंगो से जुड़े हुए अलग अलग तरह के आयोजन होते रहते हैं। – 2009 में यूनेस्को की तरफ से टैंगो को वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में जगह दी गई थी। वर्ल्ड टैंगो चैंपियनशिप में तकरीबन 500 कपल्स हिस्सा लेते हैं। दुनिया भर के बेहतरीन टैंगो डांसर्स के बीच जब कंपटीशन होता है तो देखने वालों की तो चांदी हो जाती है। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले डांसर्स के सेंसेशनल मूव्स और बेहतरीन फिनिशिंग दीवाना बना देने के लिए काफी होती है। तो टैंगो एक सेक्सी और सेंसुअल डांस फॉर्म है, फिर चाहे बॉलरूम में अदा किया जाए या फिर अदायगी स्टेज पर हो। अर्जेंटीना में टेंगो को डेडिकेट इस फेस्ट में हर राउंड इस खूबसूरत डांस फॉर्म की हर अदा को परखा जाता है। तो आइए हम भी देखते हैं एक स्टेज एंड सालोन टैंगो की झलकियां। वैसे तो टैंगो डांस का हर फॉर्म ही बेहद खूबसूरत होता है, लेकिन कंपटीशन की बात हो तो सब कुछ बारीकी से परखा जाता है। इसीलिए ब्यूनस आयर्स में हो रहे टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेज एंड सैलून टैंगो स्टाइल का कंपटीशन जब शुरू हुआ तो स्टेज पर मानो परीलोक जैसा माहौल बन गया। जब डांसर कपल स्टेज पर उतरे तो टैंगो की खूबसूरत अदायगी यहाँ देखते ही बन रही है, लेकिन हर किसी का ध्यान कंपटीशन पर सबसे पहले था। सभी कपल्स दोनों में से एक कैटेगरी में ही कॉम्पिटिट करने आए थे। स्टेज कैटेगरी में बैलेटिक, एक्रोबैटिक, कोरियोग्राफी के अलग अलग कैटेगरीज मौजूद थीं। जबकि सैलून टैंगो में पॉपुलर मूव्स और कॉमन डांस शुमार रहता है, जिसे मिलोंगिस कहते हैं। टैंगो डांस फेस्टिवल 13 दिन का होता है और इसके विजेता के तौर पर सबसे स्किल्ड डांसर को चुना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जब बात टैंगो फेस्ट की हो तो इसके कुछ बेहतरीन राउंड्स की झलक देखना जरूरी हो जाता है। इनमें से एक राउंड है फ्लोर डांस, जहां हर एक प्रतियोगी के सभी मूव्स बारीकी से देखे जाते हैं और देखने वालों के लिहाज से इससे ज्यादा खूबसूरत राउंड और क्या होगा। अर्जेंटीना के सबसे पसंदीदा डांस फॉर्म टैंगो के बेहतरीन स्किल को देखना हो तो अर्जेंटीना की राजधानी आए। लगातार 12वें साल यहां दुनिया भर में मशहूर टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है। ब्यूनस आयर्स के पास आर्ट फैक्ट्री यानी ला बोका में दुनिया के बेहतरीन टैंगो डांसर्स के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। हर बढ़ते हुए कंपटीशन के साथ मुश्किलें बढ़ रही हैं और कॉम्पिटिटर्स को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है। दुनिया के कोने कोने से टैंगो डांसर्स का जमावड़ा ब्यूनस आयर्स में लगा हुआ है। इस बार 648 कपल्स इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो 41 अलग अलग देशों से आए हैं। फ्लोर कंपटीशन शुरू हो चुका है, यानी अब डांसर्स के बारीक मूव्स भी नजर आएंगे और कंपटीशन का लेवल और भी टफ हो जाएगा। इस बार कंपटीशन के साथ नई नई चीजें भी जुड़ी हुई हैं। मसलन पहली बार ऐसा होगा कि टैंगो वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2-2 फाइनल राउंड होंगे। खास बात तो ये है कि पहली बार कंपटीशन में सेम सेक्स कपल्स भी शिरकत कर रहे हैं,
तो हम आपको दिखाते रहेंगे चैंपियनशिप की कुछ खूबसूरत झलकियाँ और आप भी डूबे रहिए इस सेंसुअल डांस फॉर्म में। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।